Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the end of bipolarity and according to the revised syllabus some new topics have been added in this chapter as I told you earlier also, and under this chapter you have read about this Arab Spring. In the previous class we discussed about Arab Spring and then we were discussing about Commonwealth of Independent States, which we have seen that this Commonwealth of Independent States was formed after the disintegration of USSR in 1991, and presently there are 9 members in this CIS and originally there were 10 members. जॉर्जिया जो कि इसका ओरिजिनल मेंबर था, अब आज के डेट में जॉर्जिया इज नॉट इट्स मेंबर. ठीक है. और जब 91 में यूएसएसआर फॉल करना स्टार्ट होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट करता है, तभी जो फाउंडिंग रिपब्लिक्स थे उन्होंने बेलवेजा अकॉर्ड जो है वो 8 दिसंबर 1991 को साइन किया. Belavejha Accord was signed on 8th December 1991 और इस बेलावेजा अकॉर्ड के साथ ही ये डिक्लेयर किया गया कि अब जो यूएसएसआर है दैट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, एंड in place of USSR, CIS was proclaimed to come in that place, है ना. USSR की जगह पे अब हो गया कि हाँ CIS जो है वो बनेगा और इस तरह से 1993 में CIS का चार्टर जो है वो साइन हुआ. ठीक है. तो these are the important dates which are related with CIS. 1993 में the charter was signed. चार्टर इज जस्ट लाइक यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन. जो रूल्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट इज चार्टर. तो ये चार्टर साइन होता है 1993 में और उसके बाद ये CIS जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है. CIS के बनने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब तक USSR था, जो 15 रिपब्लिक्स थे उनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, वो तो सारे एक कंट्री थे, तो सब मिलकर के आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे. अचानक से यूएसएसआर के जाने से वो जो आपस की जो उनका रिलेशन था वो खत्म हो जाता, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे कुछ कंट्रीज, खास करके स्पेशली द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. तो इसलिए इसको स्टैब्लिश किया गया CIS को, ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लाया जा सके. जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके और जो भी उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो उस रीजन के उस एरिया के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको कलेक्टिवली मिलजुल करके आपस में कोऑपरेशन से उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके और मेंबर कंट्रीज जो है वो सभी के सभी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सके. And recently on in September 2012 free trade area was also established कि इनके बीच में जो member countries हैं उनके बीच में जो trade होती है वो that will be free. There will not be any kind of this duties and customs on trade. तो इस तरह से ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना यही इसका मेन एम है. तो वी हैव कंप्लीटेड CIS. ठीक है. हमने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हमने कर लिया है. अब हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर के अंदर और क्या चीजें हमें पढ़नी है. एक्चुअली जो चैप्टर 3 है हमारा दैट इज हेजेमनी ऑफ द US, वो चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है, बट द होल चैप्टर इज नॉट डिलीटेड. सम पार्ट ऑफ दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो the part of the 3rd chapter which are not deleted, actually those parts are merged with the 2nd chapter. ठीक है.
तो वो सारे जो चीज़ें हैं उसको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के साथ मर्ज हो गई हैं थर्ड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उस हिसाब से अब हमें पढ़ना होगा। तो हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी देख ली, अब हम देखेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड, है ना, कि किस तरह से बाइपोलैरिटी का एंड होता है और उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो एस्टैब्लिश होती है। और इस यूनिपोलर वर्ल्ड के एस्टैब्लिशमेंट में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए जिसने कि वर्ल्ड को ये बताया, ये समझाया कि वी आर लिविंग इन द हेजेमनी ऑफ द यूएस। ठीक है, तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसको हम लोग अब समझेंगे और इसके अंदर हम लोग फर्स्ट गल्फ वार और बहुत सारे जो ऑपरेशंस यूएस की तरफ से किए गए वो सारे, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, अफगानिस्तान, ये सारा कुछ इसमें आपको देखना है। तो अब हमारा चैप्टर सेम है बट जो टॉपिक है वो थर्ड चैप्टर का टॉपिक है जो कि इसमें एडेड हो गया है और ये है हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड। So we have discussed about the end of the disintegration of the USSR, है ना, and when we were discussing disintegration of USSR we have seen that the reason for the disintegration of USSR was not external. There was not any external factor responsible for the disintegration of USSR. Actually it disintegrated because of its internal weaknesses. सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम थी, बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरह की बातें हुई या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो इंटरनली सिस्टम की जो खराबी थी, जो सिस्टम की कमियां थी, लूप होल्स थी, वो सारे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण ये जो है कोलैप्स करता है, ये खत्म होता है। और ये यूएसएसआर का एंड होना, हालांकि अगर हम देखें तो जो यूएसएसआर के एंड का जो प्रोसेस है वो जब अफगानिस्तान पे यूएसएसआर ने इंटरवीन किया था, मिलिटरली इंटरवेंशन हुआ था, उसके बाद से ही कंडीशन जो है यूएसएसआर की खराब होने लगी थी। इकोनॉमिक पे प्रेशर बहुत ज्यादा आने लगा था, लेकिन यूएसएसआर की कंडीशन खराब हो रही थी ये बाहर की दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। जब 85 में गोर्बाचेव ने सुधार लाने, रिफॉर्म्स लाने, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे स्टेप्स उन्होंने जब उठाए तो दुनिया को इस बारे में अंदाजा लगा, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से विद इन 6 ईयर्स जो है 85 से लेकर के 6 साल के अंदर अंदर यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए सारे लोग जो थे, मतलब ये बहुत बड़े एक आश्चर्य की बात थी कि इस तरह से एक इतना बड़ा सुपर पावर जो था, जो मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से जो सबसे ऊपर था, आज वो कंट्री डिसइंटीग्रेट कर गया। तो ये ऐसा हुआ कि इसने सब लोगों को काफी इससे आश्चर्य हुए। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस तरह से बाइपोलर वर्ल्ड एंड होता है और बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है, इट अपियर्स, इट सीम्स दैट यूएस की जो हेजेमनी है वो स्टार्ट हुई 1991 में, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, है ना। सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हुआ और यूनिपोलर वर्ल्ड आया और यूएस की हेजेमनी स्टार्ट हुई। ऐसा लगता है कि उसी समय से स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसमें हम ये देखेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि 1991 से ही यूएस की हेजेमनी स्टार्ट हुई। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एंड होता है 1945 में, उस समय को अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जिससे हमें समझ में आ रहा है कि यूएस की हेजेमनी उसी समय से कुछ एस्पेक्ट में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हेजेमनी को देखें,
हेजिमनी जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो जो वर्ड है हेजिमनी, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि हेजिमनी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिमनी? हेजिमनी का के लिए जो एक दूसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज डोमिनेंस। जब एक सिंगल पावर का डोमिनेंस होता है तो उसको हम लोग हेजिमनी कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं पोल्स दो होते हैं, जब भी किसी मैग्नेट की हम बात करते हैं तो टू पोल्स आर देयर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। तो जब तक वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थे तब तक तो हमको उसको बाइपोलर कहना रैशनल लगता है, रीजनेबल लगता है। बट जब सिंगल पावर रह गया, एक पावर खत्म हो जाता है और देयर इज ओनली वन पावर इज लेफ्ट, तो इसको यूनिपोलर कहना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि कभी भी सिंगल पोल कहीं नहीं होता है। जब भी हम पोल की बात करते हैं, मैग्नेट में पोल की बात करते हैं, तो वहां पर दो पोल ही होते हैं, सिंगल पोल कभी नहीं होता है। तो ये जब हम यूनिपोलर कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक इलॉजिकल सेंस देता है। तो इट विल बी बेटर टू यूज दिस वर्ड हेजिमनी इंस्टेड ऑफ यूनिपोलर, ठीक है। क्योंकि हेजिमनी का मतलब है कि एक है जिसका वर्चस्व है, जिसका डोमिनेंस, ठीक है। तो अगर हम यूएस की जो कंडीशन हो रही है उसको देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे 91 के बाद यूएस की हेजिमनी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब ये जो हेजिमनी है, ये इसको हम तीन एस्पेक्ट में देखते हैं। दीज पार्ट्स आर नाउ डिलीटेड फ्रॉम योर चैप्टर, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इसके बिना आपका नॉलेज जो है ना वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हम हेजिमनी यूएस की देख रहे हैं तो वो यूएस की जो हेजिमनी है वो क्या है? यूएस की जो हेजिमनी है उसको हम तीन एस्पेक्ट में देखते हैं। एक इकोनॉमिक, दूसरा मिलिटरली, और तीसरा कल्चरल। तीन एस्पेक्ट होते हैं कि उसकी इकोनॉमी का क्या कंडीशन है, ठीक है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है, और कल्चर में वो किस तरह का, मतलब यूएस का कल्चर को अगर हम देख रहे हैं तो क्या वो डोमिनेंट कल्चर है। तो ये तीन हमारे स्केल है, ये तीन हमारे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम हेजेमनी को परखते हैं, ठीक है। कि अगर यूएस को हम कह रहे हैं कि यूएस की हेजेमनी है तो उसकी इकोनॉमी को देखेंगे कि वो कैसी इकोनॉमी है। बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे ये इकोनॉमी है। जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी का जो जीडीपी है सबसे हाई है, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली भी देखें तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो अदर कंट्रीज की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा आगे है। तो इकोनॉमिकली वो सबसे आगे है इन एब्सोल्यूट टर्म एज वेल एज इन कंपैरेटिव टर्म, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या हुआ? सिर्फ हम अगर यूएस को देखें, सिर्फ अगर हम यूएस की इकोनॉमी को देखें, उसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करें, ओनली कंसिडरिंग द इकोनॉमी ऑफ द यूएस, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विथ एनी ऑफ द अदर कंट्रीज, स्टिल हम पाते हैं कि वो सबसे ऊपर है, मतलब उससे ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। और अगर उसको हम कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज के साथ तो भी पाते हैं कि वो सबसे ऊपर है। तो इन दोनों एस्पेक्ट में हमने देखा कि इकोनॉमी जो है ये यूएस की सबसे आगे है। फिर हम यूएस की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो यूएस की जब हम मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हैं तो भी हम यही पाते हैं कि यूएस का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, उससे ज्यादा मिलिट्री पावर किसी के भी पास नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को देखें तो यूएस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम यूएस की कमांड स्ट्रक्चर को देखें तो पूरी की पूरी, जैसे एक कंट्री का जो कमांड स्ट्रक्चर होता है वो एक कंट्री के हिसाब से होता है। जैसे इंडिया में हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो ये देखती है कि नॉर्थ कमांड, वेस्ट कमांड, ईस्ट कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ कमांड,
लेकिन यूएस का जो कमांड का स्ट्रक्चर वो पूरी दुनिया जो है उस पूरी दुनिया को वो डिवाइड की हुई है डिफरेंट कमांड्स में। तो ये इस तरह से काम करती है, इतनी हाई पावर है, उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, और दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी यूएस की मिलिट्री विद इन सेकेंड्स पहुंच सकती है फिजिकली। तो ये चीजें जो हम देख रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हम तीसरा एस्पेक्ट जो कल्चरल एस्पेक्ट को देखते हैं तो उसमें हम आज यही बातें हैं कि जो यूएस का जो कल्चर है दैट इज द डोमिनेंट कल्चर। हर दुनिया का हर कोने में दुनिया की हर कंट्री जो है वो यूएस कल्चर को ही अडॉप्ट करना चाहती है, हर इंसान यूएस कल्चर को ही अडॉप्ट करता है। मैकडोनाल्ड है और ब्लू जीन्स है, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूएस कल्चर जिसको कि हर कोई अपनाने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर जो हम इन तीनों के बारे में जो डिस्कशन का जो मेन रीजन था वो ये है कि अगर हम जिस समय यूएसएसआर था, ठीक है, जिस समय दुनिया बाइपोलर थी, अगर उस समय के कंडीशन को हम देखते हैं तो इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट पे यूएसएसआर और यूएस जो थे वो इक्वल पावर पे थे। दोनों के पावर्स जो थे वो इक्वल थे, मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली बोथ द कंट्रीज वर हैविंग ऑलमोस्ट सेम पावर्स। दैट इज व्हाई दे वर सुपर पावर्स, दैट इज व्हाई देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन दीज टू। लेकिन अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो यूएसएसआर था वो कल्चरल एस्पेक्ट में यूएसए से बहुत ज्यादा पीछे था। कल्चरल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूएस की जो हेजेमनी थी, एक्चुअली दैट हेजेमनी वाज एस्टैब्लिश्ड इवन आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओनली। क्योंकि ब्लू जीन्स की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो यूएस कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ब्लू जीन्स, तो ब्लू जीन्स का जो क्रेज था वो यूएसएसआर में बहुत ज्यादा था, और यूएसएसआर में ये बैंड था। ब्लू जीन्स वाज बैंड इन यूएसएसआर बिकॉज यूएसएसआर की यूएस के साथ एनिमोसिटी थी, कोल्ड वॉर था। तो यूएस कल्चर को वो बिल्कुल भी नहीं अपने कंट्री के अंदर देखना चाहते थे, और इसलिए यूएस ब्लू जीन्स को बैन कर दिया गया था। तो जीन्स तो आपने बैन कर दिया, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो लोग थे यूएसएसआर के वो क्या करते थे, वो अपने साल भर की सैलरी को सेव करके रखते थे, और जब यूएस से जो टूरिस्ट आते थे यूएसएसआर में उनसे वो ब्लू जीन्स परचेज करते थे ब्लैक में, इलीगली। तो ये एक छोटा सा जो एग्जांपल है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये बता रहा है कि यूएस का जो कल्चरल हेजेमनी था, एक्चुअली दैट हेजेमनी वाज देयर आफ्टर द सेकेंड वॉर, सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तभी से कल्चरल एस्पेक्ट में यूएस की हेजेमनी एस्टैब्लिश्ड थी। यूएस की हेजेमनी उस समय से ही थी कल्चरल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक और मिलिट्री में नहीं थी। इकोनॉमिक और मिलिट्री में दोनों के पावर सेम थे, लेकिन अगर कल्चरल एस्पेक्ट को हम देखते हैं तो यूएस का पावर कहीं ज्यादा था यूएसएसआर के कंपैरिजन में। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ऐसा लगा लोगों को कि जब 1991 में यूएसएसआर का एंड होता है तो एक्चुअली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द हेजेमनी ऑफ द यूएस, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द हेजेमनी ऑफ द यूएस। इट स्टार्टेड राइट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को हम देखते हैं तो यूएस की हेजेमनी 91 में नहीं बल्कि 1945 से ही एस्टैब्लिश थी, और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है ब्लू जीन्स। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हमें समझनी होंगी कि 2 बातें इसमें है। एक तो हमने समझ लिया कि यूएस की हेजेमनी 91 में नहीं एस्टैब्लिश हुई। अगर कल्चरल फील्ड में हम देखें तो यूएस की हेजेमनी 1945 में ही एस्टैब्लिश हो चुकी थी।
ठीक है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, जो एक मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि यूएस की हेजेमनी 91 के जस्ट जैसे ही ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है वैसे ही यूएस की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाती है। द मोमेंट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, द यूएस बिकम्स द डोमिनेंट पावर, यूएस बिकम्स द ओनली सुपर पावर। ऐसा नहीं, हाँ यूएस बच गया सिर्फ एक सुपर पावर, the world was left with only one superpower, that is true, but पूरी दुनिया जो है वो यूएस के हेजेमनी में रह रही है। ये बात इस्टेब्लिश होते होते एक करीब हम कह सकते एक दशक, एक डिकेड का टाइम लग गया। 2000 आते आते ये चीजें दुनिया को समझ में आने लगी कि हम यूएस की हेजेमनी में रह रहे हैं। उसके पहले हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये दो बातें यूएस की हेजेमनी के रिगार्डिंग हमें समझना है। एक तो ये कि यूएस की हेजेमनी 91 में नहीं एस्टैब्लिश हुई। कल्चरल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये इसकी हेजेमनी 1945 से एस्टैब्लिश थी। और दूसरी ये चीज की 91 में जैसे ही यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होता है उसी के साथ यूएसए का हेजेमनी नहीं एस्टैब्लिश होता है, बल्कि इसको समझते समझते कि द वर्ल्ड इज लिविंग इन द हेजेमनी ऑफ यूएस एक करीब एक डिकेड का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक में जहां तक कोई भी कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क इन द ऑनलाइन क्लासेस, है ना। यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए 1990 में, ये स्टार्ट हो गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स स्टार्ट हो गए। ये इंसिडेंट्स ने एक्चुअली ये एस्टैब्लिश कर दिया कि यूएस की हेजेमनी है। ये जो जिन इंसिडेंट्स की अभी हम चर्चा करेंगे, एक्चुअली दीज इंसिडेंट्स प्रूव्ड दैट वी आर लिविंग इन द हेजेमनी ऑफ यूएस। तो वो कौन से इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि हम यूएस की हेजेमनी में रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला हम देखेंगे कि जो इराक पे अटैक होता है, पहला फर्स्ट गल्फ वॉर जिसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट गल्फ वॉर। सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी सी कि इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। यू विल सी जो अगर मैप, वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो उसमें कुवैत एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। इट इज जस्ट इट सीम्स लाइक अ टाइनी डॉट, है ना, एकदम छोटी सी कंट्री है। तो लेकिन ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल रिसोर्सेज वहां बहुत ज्यादा है। तो दैट वाज द रीजन फॉर अटैक एक्चुअली। तो इराक ने अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, है ना। तो कुवैत पे जो अटैक था वो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था। वो उसके टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रहा था, एनेक्स कर रहा था, और ये टोटली अनजस्टिफाइड था। एंड दैट इज द रीजन कि यूएन की तरफ से डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुए ताकि उसको कन्विंस किया जा सके इराक को कि वो वहां से हट जाए। कुवैत पर जो उसने अटैक किया है, जो अनेक्स कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है उसके टेरिटरी को, वहां से वो उसको छोड़ दे। इसके लिए उसने उसको काफी डिप्लोमेटिकली कन्विंस करने की एफर्ट किया गया, लेकिन इराक जो थे वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कोई बातचीत का, किसी भी चीज का इराक पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब बातचीत से काम नहीं होता है ना, इराक ने गलत काम किया, इराक ने अनजस्टिफाइड वे में कुवैत पर अटैक किया। तो कुवैत के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए कि कुवैत पर से इराक के ऑक्यूपेशन को खत्म किया जाए। लेकिन जब इराक उसके लिए तैयार नहीं हुआ, तब यूएन की तरफ से ये हुआ कि अब फोर्सिबली
कुवैत को खाली कराना होगा। जो कुवैत का ऑक्यूपेशन कर रहा है इराक, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, उस पर अपना कंट्रोल कर रहा है, तो अब कुवैत से इराक को हटाना है। कैसे हटाना है? फोर्सिबली हटाना है, यानी कि अब इराक के अगेंस्ट हम सबको, जो भी यूएन के साथ है, वो मिलकर के लड़ाई करेंगे। ये बात हो गई, ठीक है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक डिसीजन था, क्योंकि जब से कोल्ड वॉर के समय में इस तरह की सिचुएशंस आते थे, है ना, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब दोनों सुपर पावर्स थे, तो ऐसे सिचुएशंस आते रहते थे। जैसे कोरियन क्राइसिस आया, कॉन्गो हुआ, सुएज कनाल के कारण अटैक हुआ, ये सारी चीजें होती रहती थी। लेकिन ये इधर के सालों में इस तरह का सिचुएशन कभी भी नहीं आया था। तो ये एक बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन था, और इसमें यूएन की तरफ से जो एक्शन लेने की बात की गई, एक्चुअली उसको करने वाला, उस एक्शन में जो लीडरशिप जिसने लिया, वो कौन था? वो यूएस था, है ना। डिसीजन वॉज टेकन बाय यूएन दैट द कुवैत वॉज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम इराक बाय फोर्स। यूएन हैज टेकन दिस डिसीजन कि कुवैत को इराक से बाय फोर्स हटा लिया जाएगा, है ना। लेकिन ये जो डिसीजन यूएन का था, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो लीडरशिप था, वो किसका था? लीडरशिप वाज ऑफ यूएस। तो इस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट वाज जॉर्ज H.W. बुश। अब ये जो जॉर्ज बुश थे, इन्होंने इसी समय डिक्लेयर क्या करते हैं वो, कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का इमरजेंस हो गया है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की बात कर रहे हैं जॉर्ज H.W. बुश। और ये नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये वही वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो सुपर पावर है वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। क्योंकि ये जो टाइम है, यू कैन जस्ट सी, अगस्त 1990 यूएसएसआर अपने खात्मे की तरफ बढ़ चुका था, है ना। लिथुआनिया, लातविया, ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुके थे, रसिया उससे अलग हो चुका था, और बर्लिन का वॉल भी टूट चुका था। तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो ये अब समझ में आया कि जो दुनिया है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसको कि डिक्लेयर किया जॉर्ज H.W. बुश ने, जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक कोalition फोर्स तैयार होती। कोalition फोर्स जो यूएन की तरफ से स्टार्ट हुई, यूएन की तरफ से जो इराक के अगेंस्ट जो फोर्स बनी, उसी को कोalition फोर्स कहा जा रहा है। कोalition फोर्स, अब ये जो कोalition फोर्स हम देख रहे हैं, इस फोर्स में 6,60,000 ट्रूप्स थे, और ये कितनी कंट्रीज को बिलोंग करते थे? 34 कंट्रीज से ये 6,60,000 ट्रूप्स जो है वो तैयार हुए थे, ठीक है। और ये इराक के अगेंस्ट ये लड़ते हैं। 6,60,000 ट्रूप्स ठीक है। 6,60,000 ट्रूप्स थे, जो कि 34 कंट्रीज को बिलोंग करते थे। 34 कंट्रीज।
ये इसी को हम लोग फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं. दिस इज नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर. और ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, इसमें यूएन का ऑपरेशन जो था, इसको एक डिफरेंट नाम दिया गया. दिस ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाज द नेम गिवन टू द यूएन ऑपरेशन अगेंस्ट द इराकी ऑक्यूपेशन ऑन कुवैत. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.